हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए जीके और जीएस का 12वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम जीके और जीएस के 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए, इन 12 मॉडल पेपरों से पहले हम 11 मॉडल पेपर करवा चुके हैं। यदि अभी तक आपने इन 11 मॉडल पेपरों को नहीं देखा है तो इन 11 मॉडल पेपरों को आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो। और साथ में इस 12वें मॉडल पेपर को भी आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस 12वें मॉडल पेपर के अंदर जीके और जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इस मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि 20 में से आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस 12वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है 1526 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1761 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1556 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1739 ईस्वी में। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1761 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखिए, आपसे पूछ लिया जाए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, तो याद रखना पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 ईस्वी में, यानी कि 1526 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। फिर पूछ ले कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था, तो याद रखना पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1556 में। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों युद्ध याद रखना कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलो, दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से थिम्पू किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए है नेपाल देश की, ऑप्शन बी है भूटान देश की, ऑप्शन सी है थाईलैंड देश की और ऑप्शन डी है उत्तर कोरिया देश की। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? पूछा गया है कि थिम्पू किस देश की राजधानी है। तो यहाँ पर देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे के अंदर सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो थिम्पू है ये थाईलैंड देश की राजधानी है। तो करेक्ट आंसर कर लेंगे दूसरे के अंदर सभी अभ्यर्थी ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, चंद्रमा पर अगला मिशन चंद्रयान-4 भारत किस देश के साथ मिलकर पूरा करेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो आप एक काम कीजिए, इस प्रश्न का चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपने नोट्सों के अंदर नोट भी कर सकते हैं। पूछा गया है कि चंद्रमा पर अगला मिशन चंद्रयान-4 भारत किस देश के साथ मिलकर पूरा करेगा? ऑप्शन ए में दिया गया है रूस देश के साथ मिलकर पूरा करेगा, ऑप्शन बी में दिया गया है अमेरिका देश के साथ मिलकर पूरा करेगा, ऑप्शन सी में दिया गया है जापान देश के साथ मिलकर पूरा करेगा और ऑप्शन डी में दिया गया है फ्रांस देश के साथ में मिलकर पूरा करेगा। तो जल्दी से बताइए कि इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? तो जिस भी अभ्यर्थी ने ऑप्शन सी को कमेंट किया है कमेंट सेक्शन के अंदर, तो उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि चंद्रमा पर अगला मिशन चंद्रयान-4 जो भारत देश है वो जापान देश के साथ मिलकर पूरा करेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे के अंदर ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑप्शन बी है विंबलडन, ऑप्शन सी है फ्रेंच ओपन और ऑप्शन डी है यूएस ओपन। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर देखिए, चौथे के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इन चारों में से विंबलडन जो टेनिस टूर्नामेंट है ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है भारतीय संग्रहालय, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय संग्रहालय,
ऑप्शन सी है नेताजी जन्म स्थल संग्रहालय और ऑप्शन डी है सालार जंग संग्रहालय। तो इन चारों में से देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। यानी कि इन चारों में से जो ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है नेताजी जन्म स्थल संग्रहालय, तो ये कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका कटक में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। और देखिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है क्योंकि इस क्लास के अंदर जीके और जीएस के 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और ये 20 के 20 क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और हर क्वेश्चन का आंसर आपको साथ के साथ में कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है और 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखित है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। यानी कि इन सभी में से जो सुधा मूर्ति द्वारा लिखित पुस्तक है वो है महाश्वेत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, संधव सभ्यता का निम्नलिखित में से किससे व्यापारिक संबंध था? ऑप्शन ए है सुमेर से, ऑप्शन बी है ईरान से, ऑप्शन सी है बहरीन से और ऑप्शन डी है ये सभी। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि संधव सभ्यता का निम्नलिखित में से किससे व्यापारिक संबंध था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवें के अंदर सभी का ऑप्शन है डी। यानी कि संधव सभ्यता का इन सभी में से सुमेर, ईरान, बहरीन इन सभी से क्या था? व्यापारिक संबंध था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवें के अंदर सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है जतिन दास जी को, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन सी है बरूद्दीन तैयबजी को और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी जी को। तो इन चारों में से देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया है बाल गंगाधर तिलक को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग को, ऑप्शन सी है लॉर्ड एम हेड्स को और ऑप्शन डी है लॉर्ड लिंथिंगो को। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? पूछा गया है कि नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। यानी कि नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और देखिए ये प्रश्न काफी बार एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है। पूछा जाता है कि भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए 10वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। यानी कि भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए है 5 सितंबर 1962 को, ऑप्शन बी है 6 अगस्त 1950 को, ऑप्शन सी है 7 अगस्त 1968 को और ऑप्शन डी है 6 अगस्त 1952 को। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था 5 सितंबर 1962 को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। और देखिए यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो एक बार जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम
एग्जाम से संबंधित आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस वीडियो के एंड में आपको बताना है कि 20 में से आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और आपके जितने भी दोस्त एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। अर्थशास्त्र में वह ऋण जिसकी वसूली दिग्गज हो अथवा असंभव नहीं कहलाती है। ऑप्शन ए है बैड डेट, ऑप्शन बी है आर्बिट्रेज, ऑप्शन सी है औसतागम और ऑप्शन डी है ले ऑफ। तो इन चारों में से क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। पूछा गया है कि अर्थशास्त्र में वह ऋण जिसकी वसूली दिग्गज हो अथवा असंभव नहीं कहलाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि अर्थशास्त्र में वह ऋण जिसकी वसूली दिग्गज हो अथवा असंभव नहीं वह कहलाती है बैड डेट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में इस्तमरारी बंदोबस्त प्रथा आरंभ की थी। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में इस्तमरारी बंदोबस्त प्रथा है वो कहाँ पर आरंभ की थी। ऑप्शन ए है नासिक में, ऑप्शन बी है सूरत में, ऑप्शन सी है पंजाब में और ऑप्शन डी है बिहार में। तो इन चारों में से देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में इस्तमरारी बंदोबस्त प्रथा आरंभ की थी बिहार में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वें के अंदर सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में वल्लभी में हुआ था जिसके अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा तो जल्दी से बताइए। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में वल्लभी में हुआ था जिसके अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर देखिए कौन थे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि देव ऋषि क्षमा श्रवण थे। द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में वल्लभी में हुआ था जिसके अध्यक्ष थे। ठीक है, कौन, देव ऋषि क्षमा श्रवण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14वें में ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। बराबर की पहाड़ी पर स्थित गुफा अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष में भिक्षुओं को दी थी। ऑप्शन ए है 9वें वर्ष में, ऑप्शन बी है 15वें वर्ष में, ऑप्शन सी है 12वें वर्ष में और ऑप्शन डी है 7वें वर्ष में। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि बराबर की पहाड़ी पर स्थित गुफा अशोक ने अपने शासन में 12वें वर्ष में किन को दी थी, भिक्षुओं को दी थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वें के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है तो याद रखना इसको। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। पवन द्वारा धूल कणों के निक्षेप से निर्मित स्थल स्वरूप को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है बालसन, ऑप्शन बी है प्लेया, ऑप्शन सी है गहरा और ऑप्शन डी है लोएस। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा तो यहाँ पर देखिए 16वें में करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि पवन द्वारा धूल कणों के निक्षेप से निर्मित स्थल स्वरूप को कहा जाता है लोएस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 16वें में सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। संसद की किस समिति को स्थायी मितव्ययता समिति कहते हैं। ऑप्शन ए है लोक लेखा समिति को, ऑप्शन बी है सरकारी उपक्रम समिति को, ऑप्शन सी है प्राक्कलन समिति को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि संसद की प्राक्कलन समिति है इसको स्थायी मितव्ययता समिति कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17वें के अंदर ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अकोस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। पूछा गया है कि अकोस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में दिया गया है बिहार राज्य में स्थित है, ऑप्शन बी में दिया गया है हरियाणा राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी में दिया गया है उत्तराखंड राज्य में स्थित है, और ऑप्शन डी में दिया गया है पंजाब राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से पता है कहाँ पर स्थित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि अकोस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य है वो उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वें के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए है अन्नागार, ऑप्शन बी है स्नानागार, ऑप्शन सी है गोदीबाड़ा, और ऑप्शन डी है नगर दुर्ग। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा है। तो जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जिस भी अभ्यर्थी ने 19वें के अंदर ऑप्शन बी को कमेंट किया है तो उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल है स्नानागार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19वें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है, या फिर देखिए इस प्रश्न को ऐसे भी बोल दिया जाता है कि कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त है। ऑप्शन ए है काली मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है जलोढ़ मिट्टी, और ऑप्शन डी है बलुई मिट्टी। तो इन चारों में से देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जल्दी से एक बार लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम से संबंधित आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस वीडियो में हमने जीके और जीएस के 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है। और इन 20 में से जिस भी अभ्यर्थी के 18+ % सही हुए हैं तो उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 11:30 बजे।